डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने सेल साइकिल की जो मेजर फेजेस का इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम माइटोसिस की वजाहत पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं कि टर्म माइटोसिस है क्या। यूनानी ज़बान में एक लफ्ज है जिसे माइटोस बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है माइटोस, जिसका मतलब होता है थ्रेड। अब थ्रेड या थ्रेड लाइक, इसका मतलब होता है धागों की तरह या थ्रेड, धागा। माइटोसिस को माइटोसिस कहने की वजह यह है क्योंकि यहां जो थ्रेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब बेसिकली जो बात की जा रही है वो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमोसोम जिन्हें बोलते हैं। इनकी साथ साथ वजाहत करते चलेंगे। सबसे पहले आइए हम माइटोसिस को डिफाइन करते हैं। माइटोसिस क्या चीज है? माइटोसिस को सबसे पहले जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने 18वीं सदी में इसको मुतारिफ करवाया माइटोसिस की टर्म को। वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस को यूं डिफाइन किया, इसने कहा चेंजेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं उसको माइटोसिस बोलते हैं। हम बाकायदा तौर पर इसको डिफाइन करते हैं। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एक किस्म है जिसमें क्या होता है, अपेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड्स इनटू टू डाटर सेल्स। मैंने क्या कहा कि सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद कितने डाटर सेल्स बनाता है? 2 डाटर सेल्स बनाता है। ये देखिए हमारे पास एक सेल है, ये अगर ये डिवाइड होता है, इसकी डिवीजन से अगर 2 डाटर सेल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सी किस्म की डिवीजन है? माइटोसिस है। ठीक है, समझ आ गई पहले बच्चों? यानी ऐसी सेल की डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है आपके पास, और ये दोनों जो हैं ये डाटर सेल्स हैं। ये भी डाटर है और ये भी डाटर है। कितने डाटर सेल्स हैं? 2, एक और कितने? ये दूसरा। कितने डाटर सेल्स हुए? 2 डाटर सेल्स हुए। पेरेंट सेल कितने हैं? एक है। अपेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल जब डिवाइड हो रहा है और कितने डाटर सेल्स बना रहा है? 2 डाटर सेल्स बना रहा है। तो इस तरह की सेल की तकसीम को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हम? माइटोसिस। अच्छा, इस डिवीजन की एक और खासियत, अभी डेफिनेशन चल रही है इसकी, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की ऐसी किस्म
जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें अ पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में। अब जो डॉटर सेल्स बनते हैं, दो डॉटर सेल, ये दोनों डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी इनके पेरेंट में होती है। Having the same number of chromosomes as in the parent cell। ये हमारे पास माइटोसिस की डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, जिसमें एक सेल डिवाइड हुआ, उसने दो डॉटर सेल बनाए, दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पेरेंट के अंदर थी। इस किस्म के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। समझ आ गई? अब अगली बात यह है कि माइटोसिस कहां होती है, वेयर माइटोसिस। माइटोसिस हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। माइटोसिस हमेशा कहां होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। समझ आ रही है आपको? एक तो ये बात हुई कि माइटोसिस हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। दूसरी बात, कौन से सेल्स में होती है, बॉडी के कौन से सेल्स में होती है। याद रखिए, बॉडी के दो किस्म के सेल्स होते हैं। मेजर सेल्स बॉडी में दो किस्म के होते हैं। एक किस्म को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरी किस्म को हम बोलते हैं जर्मलाइन सेल्स। सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी ये वाले सेल्स हमेशा क्या बनाएंगे, बॉडी के सेल्स बनाएंगे। और माइटोसिस हमेशा इन्हीं सेल्स में होती है, यानी सोमैटिक सेल्स में होती है। जब हम जर्मलाइन सेल्स की बात करते हैं, जर्मलाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स में कभी भी माइटोसिस नहीं होती। इनके अंदर हमेशा मियोसिस होती है। मियोसिस हमारे जर्मलाइन सेल्स में होगी, और जो माइटोसिस है वो कौन से सेल्स में होगी, सोमैटिक सेल्स में होगी। समझ आ रही है? यानी हमारे पास दो पॉइंट आ गए कि माइटोसिस एक तो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, दूसरा बॉडी सेल्स में होती है। तीसरी एक और बात, माइटोसिस की तरह का एक और अमल प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन वो अमल माइटोसिस नहीं होता, माइटोसिस लाइक होता है, माइटोसिस की तरह का होता है। माइटोसिस लाइक प्रोसेस जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, माइटोसिस की तरह का एक और प्रोसेस जो प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट किसे बोलते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो, उनको
उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती, लेकिन माइटोसिस की तरह का एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी फिशन। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई हमेशा। और ये सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी के सेल्स में होती है और जर्मलाइन सेल्स में नहीं होती। जर्मलाइन सेल्स में सिर्फ क्या होती है? मीओसिस होती है। समझ आ गई आप सबको? इसके बाद हमने बात की कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस तो नहीं होता, लेकिन इसके जैसा मिलता जुलता इसी की किस्म का एक तरह से डिवीजन होती है सेल की, उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। फिशन कहते हैं तकसीम को, बाइनरी कहते हैं टू को। जब प्रोकैरियोट्स अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम करता है और फिर हर हिस्सा एक पूरे का पूरा जानदार बना देता है, इस तरह की तकसीम को बाइनरी फिशन बोलते हैं। समझ आ कि माइटोसिस की जो फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? माइटोसिस की फेजेस की अगर बात की जाए तो माइटोसिस की जो मेजर फेजेस हैं वो टू हैं। सबसे पहली फेज इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी जो माइटोसिस की मेजर फेज है इसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन जब होगी तब हम इसे कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। जब हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो उस वक्त इसे हम क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस किसकी डिवीजन है? न्यूक्लियस की। और साइटोकाइनेसिस किसकी डिवीजन है? साइटोप्लाज्म की। हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को डिफाइन करेंगे। कैरियोकाइनेसिस is divided into 4 further phases। 4 और किस्म की फेजेस में इसे तकसीम किया जाता है कैरियोकाइनेसिस को। सबसे पहली किस्म की फेज को हम बोलते हैं प्रोफेज। दूसरी किस्म को हम बोलते हैं, दूसरी फेज को मेटाफेज। दूसरी फेज को हम बोलते हैं मेटाफेज। तीसरी किस्म को हम बोलते हैं, तीसरी जो फेज है हमारे पास, दैट इज एनाफेज। एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। अब इनमें से हर एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इनको शॉर्टली याद रखना चाहें तो इसके लिए ये कोड है पी मैट। अब आपको इससे सारी की सारी फ्रेजेस याद रह जाएंगी। ठीक है, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। समझ आ गई आप सबको? अच्छा, अब हम आइए आज के लेक्चर में जिसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी आपको, वो कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोफेज। है B4।
पहली फेज है, इसलिए इसको प्रोफेज कहा हमने। ठीक है, सेल की जो हालतें हैं, दो हालतें होती हैं। एक तो जब वो डिवाइडेड कंडीशन में होता है, दूसरा जब वो नॉन डिवाइडेड कंडीशन में होता है। माइटोसिस में प्रोफेज में एंटर होने से पहले सेल जिस हालत में होता है, आइए आपको वो हालत में दिखाता हूं। वो नॉन डिवाइडिंग कंडीशन होती है सेल की, वो ये हालत होती है। मैं इसके बारे में साथ बताता हूं, फिर इसको मैं लेबल करूंगा। जो ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, इससे पहले जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रोफेज से पहले, क्रोमेटिन मटेरियल बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज से पहले क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, क्रोमेटिन मटेरियल किसे कहते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, उसे क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमोसोम्स इससे बनते हैं, इस मटेरियल से, इस वजह से इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल प्रोफेज से पहले सेल के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड का मतलब फैला हुआ होता है। वो हालत कुछ इस तरह से होती है, मैं यहाँ डायग्राम से आपको समझाता हूँ। क्रोमेटिन मटेरियल आपको कैसा नजर आएगा सेल के अंदर। ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो बिखरा हुआ मटेरियल मैं बना रहा हूं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त क्या है बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल है। क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। और ये जो इसके बाहर है, ये न्यूक्लियर इनवेलप है, न्यूक्लियस का लिफाफा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कि फैला हुआ है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी चीज, इस वक्त जब सेल नॉन डिवाइडेड कंडीशन में है, तो इसके जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये यहां मौजूद होते हैं। कितने सेंट्रियोल्स हैं? 2 सेंट्रियोल्स हैं। आपको अगर चैप्टर नंबर 4 में ये मैंने पढ़ाया था और आपको याद हो शायद कि एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। इन सेंट्रियोल्स को अगर हम इकट्ठा करके नाम दें इन दोनों को, तो फिर इनको बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ये जो हालत मैंने सेल की बनाई है प्यारे बच्चों, ये आपके पास नॉन डिवाइडेड हालत है सेल की। कौन सी हालत है? नॉन डिवाइडेड। आपको माइटोसिस की सारी फेजेस पढ़ाने से पहले प्रोफेज में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, ताकि आप उनसे आगाह हो सकें और आपको वापस पेजेस में जब उन टर्म्स का इस्तेमाल हो आपको समझ आ जाए कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, इस हालत में आप देख रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल डिस्पर्स्ड है, न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ है। अब जो ही आपके पास प्रोफेज स्टार्ट होती है, आइए देखते हैं कि प्रोफेज स्टार्ट हो गई तो क्या होगा। प्रोफेज स्टार्टेड। प्रोफेज जो ही स्टार्ट हुई, ये वाला जो मटेरियल है ये जनाब कंडेंस हो जाता है। कंडेंस्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स
धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स में ये क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब वो जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, देखते हैं वो क्या बनते हैं। अब जो ही आपका क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, देखते हैं इससे क्या बनता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो ही कंडेंस होता है तो न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह इसका, ये जो न्यूक्लियस का इन्वेलप है ये टूट जाता है, और जो बनने वाली चीज होती है वो हमारे पास, बताइए बेटा ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। पहले क्रोमेटिन मटेरियल फैला हुआ था, डिस्पर्स था, अब ये तरतीब में आ गया, कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर इसने क्या बना दिए जी, क्रोमोसोम्स बना दिए। अब ये क्रोमोसोम मैंने आपके डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स बनाए, सिंगल क्रोमोसोम नहीं बनाया। क्या वजह यह है क्योंकि इससे पहले जो है आपने पढ़ा था ऑलरेडी एस फेज से ये गुजर चुका है, क्योंकि इंटरफेज से सेल गुजरने के बाद एम फेज में आ रहा है ना, इसलिए इस वक्त जो है एस फेज से ये होकर आ चुका है, लिहाजा इसके क्रोमेटिड्स 2 है। मैं आपको इसकी वजाहत में जाने से पहले सिंगल क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इसको जरा तवज्जो से देखिएगा प्यारे बच्चों। ये आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है। ये जो चीज है इसकी, ये जो बाजू है इसका, ये जो आर्म है इसका, इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। यानी क्रोमेटिड को अगर डिफाइन करना पड़े तो आप यूं कर सकते हैं कि एन आर्म ऑफ बाजू किसका? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का जो बाजू होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिड बोलते हैं। समझ आ रही है? अब ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ये दोनों एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये वाला पॉइंट जो मैंने दरमियान में गोल सा बनाया है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्रोमेटिड का, जुड़ने का मकाम है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सेंट्रोमेयर, तो इसका जवाब ये है कि द पॉइंट, ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिससे किसकी अटैचमेंट है? क्रोमेटिड की। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर क्रोमेटिड, वो पॉइंट जिससे क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमेयर। समझ आ गई यहां तक? अच्छा जी, इसके बाद एक और टर्म इस्तेमाल हुई है आपकी बुक में। ये दरमियान में मैंने एक डिस्क बनाई, नजर आ रही है आपको? ये डिस्क जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के अंदर मैंने बनाई है डिस्क, इस डिस्क को क्या कहते हैं? इस डिस्क को हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन। अब अगर इसको डिफाइन करना पड़े, पूछा जाए आपसे व्हाट इज काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन क्या होती है, मैं यहां लिखता हूं, आपको जवाब मिल जाएगा।
द डिस्क ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बनी हुई एक डिस्क होती है, द डिस्क ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेंट्रोमेयर, जो सेंट्रोमेयर के अंदर मौजूद होती है। द डिस्क ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेंट्रोमेयर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर प्रोटीन। आइए मैं इसको लेबल कर देता हूं। ये जो डिस्क बनी हुई है लाल कलर की आपके क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर प्रोटीन। ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। इस काइनेटोकोर प्रोटीन का काम क्या होता है? ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। इस काइनेटोकोर प्रोटीन का फंक्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये साइट है, जगह है फॉर द अटैचमेंट, जुड़ने के लिए ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स या प्रोटीन्स जिन्होंने इसके सेंट्रोमेयर के साथ जुड़ना होता है, वो काइनेटोकोर से जुड़ती हैं। ये हम आगे फिर डिटेल में डायग्राम से समझेंगे अगले फेज के अंदर कि ये कैसे जुड़ती है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ इनका। ये यहां से कुछ धागे निकल रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? ये कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं। इन फाइबर्स को, क्योंकि ये कहां से निकल रहे हैं? काइनेटोकोर से निकल रहे हैं। इन धागों को काइनेटोकोर से निकलने की वजह से हम खास नाम दे देते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। हाँ बेटा, क्या बोलते हैं इनको? काइनेटोकोर फाइबर्स। पढ़ने के बाद काइनेटोकोर फाइबर्स पढ़ लिया हमने, सेंट्रोमेयर पढ़ लिया हमने, काइनेटोकोर प्रोटीन्स पढ़ ली हमने, क्रोमेटिड के बारे में पढ़ लिया हमने। हमने ये कहा कि जब कंडेंस हुए तो क्योंकि ये ऑलरेडी एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे, इसलिए ये इस वक्त टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं हर क्रोमोसोम के अंदर। हर क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड्स मौजूद हैं? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। एक ये क्रोमेटिड है, दूसरा ये क्रोमेटिड है। कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए? दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। आपने स्टार्ट में एक और बात देखी थी, जब नॉन डिवाइडेड कंडीशन में सेल था तो आपने कहा था कि एक पेयर होता है सेंट्रियोल का, यानी दो सेंट्रियोल होते हैं एक सेल के अंदर। तो सवाल पैदा होता है कि सर बाकी जब सेल डिवाइड होता है तो उसके डिवीजन के लिए भी तो सेंट्रियोल्स की जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने एस्टर्स बनाने होते हैं। एस्टर्स जो है वो प्रोटीन्स की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं सेंट्रियोल्स से। अगर एक हो तो सेंट्रियोल होता है, दो हो तो उनको इकट्ठे को सेंट्रोसोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दो सेंट्रियोल्स थे, एक ये सेंट्रियोल दूसरा ये, इस वजह से मैं इसको क्या बोला? सेंट्रोसोम। समझ आ गई? अब आगे सर सेंट्रोसोम की डिटेल पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम कहाँ गए और इन्होंने क्या काम दिखाया अपना? दरअसल में क्रोमोसोम के बारे में सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? जब सिंगल आपका सेंट्रियोल है तो फिर तो उसको सेंट्रियोल बोलेंगे। अगर दो सेंट्रियोल्स हैं तो यानी
कलेक्टिवली, इस टर्म के बारे में पहले सीख ले, सेंट्रोसोम क्या है। कलेक्टिवली टू सेंट्रियोल्स, मजमूई तौर पर दोनों सेंट्रियोल्स को आर कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। यहां तो दो थे, लेकिन होता यह है प्यारे बच्चों, ये दोनों जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं, डुप्लीकेट सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं। जब डुप्लीकेट होंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हर पोल की तरफ दो दो सेंट्रियोल्स चले जाएंगे, दो दो सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल की तरफ चले जाएंगे। तो वो जो कंडीशन बन जाएगी इसको डायग्राम से हम अभी जाहिर करते हैं। आपके पास जो डुप्लीकेट सेंट्रोसोम बने वो दो डुप्लीकेट बन गए, तो ईच सेंट्रियोल will go to opposite pole। हर जो है वो सेंट्रियोल वो अपने अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा, बल्कि इस वक्त इसको सेंट्रियोल नहीं बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे। Each centrosome will move toward opposite pole। अब सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी, आइए जरा देखते हैं। अब ये सेंट्रोसोम है जनाब, इनसे निकलने वाले जो धागे हैं उनको एक खास नाम देते हैं, हम एस्टर्स बोलते हैं, या फिर एक और नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर। ये दोनों सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जो है इस वक्त ये मिलेंगे किसके साथ, सेंट्रोसोम प्लस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ये आपस में मिल जाएंगे दोनों, तो उस वक्त जो चीज वजूद में आएगी हमारे पास, हम उनको बोलेंगे क्या, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कैसे रेडिएट होंगे, निकलेंगे, इस पॉइंट को एस्टर भी बोलते हैं। एस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो ही ये फाइबर्स निकलते हैं तो ये स्टार की सूरत में हमें नजर आता है, और एस्टर का मतलब होता है स्टार लाइक। ये आपके पास जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये क्या है बेटा, बोले स्पिंडल फाइबर्स। क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ये जो सेंट्रोसोम से निकलने वाले धागे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और काइनेटोकोर प्रोटीन से निकलने वाले धागे क्या थे भला, याद आया आपको, वो काइनेटोकोर फाइबर्स थे, ठीक है। लेकिन यहां सेंट्रियोल से निकलने वाले जो धागे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, स्पिंडल फाइबर्स बोल रहे हैं। समझ आ रही है आपको यहां तक। ये जो कंप्लीट सेट है इन स्पिंडल फाइबर्स का, स्पिंडल फाइबर्स के कंप्लीट सेट को एक खास टर्म देते हैं हम। वो टर्म क्या है, माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक अपरेटस।
आपने बनाए हैं स्पिंडल फाइबर्स, इन स्पिंडल फाइबर्स के अगर कलेक्टिवली बात की जाए इनके बारे में तो इसको क्या बोलेंगे? माइटोटिक स्पिंडल, यानी कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं यहां, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का जो एक मुकम्मल सेट है उसको क्या बोलते हैं? माइटोटिक apparatus। क्या बोलते हैं? माइटोटिक apparatus। उम्मीद है यहां तक आपको सारा कुछ समझ आ गया। नेक्स्ट है थोड़ा